तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम लोग की पहली क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिकल की। ठीक है ना, BEE की हमारी पहली क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं निकाली। तो एक्चुअली यार थोड़ी आजकल का सिनेरियो आप लोग जान ही रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है हर जगह। ठीक है ना। और लास्ट मैंने जो वीडियोज़ निकाली थी उनको अपलोड करने में काफ़ी मेरे को टाइम लग रहा था। तो इस वजह से मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लेना पड़ा। ठीक है। और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि सर आप थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी आप बढ़ाइए, आवाज़ थोड़ी सी बहुत साफ़ नहीं आती है। तो उसके लिए मेरे को माइक वाइक ऑर्डर करना पड़ा था। तो इसी सब के सेटअप में थोड़ी सी मेरे को टाइम लग गया। और इस वजह से मैंने आगे थोड़ा सा वीडियो नहीं निकाला। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर रिएक्टिव पावर के बारे में आगे कुछ बताया नहीं आपने, कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका थोड़ा सा लीड लैग वाला। तो ऑब्वियसली वो मेरे दिमाग में है, मैं भूला नहीं हूँ उसको। और हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, आगे उसको देखेंगे और उसको पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है ना। उसको मैं उसके ऊपर वीडियोस में निकालता रहूँगा, उसके ऊपर रिएक्टिव पावर को पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। फ़िलहाल तो अभी हम लोग आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, आज से मैंने नया सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने लेने का डिसाइड किया है। ठीक है ना। पूरा कंप्लीट कोर्स मैं पढ़ाऊँगा डिप्लोमा वालों के लिए, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि आप लोग नाम भी देख पा रहे होंगे। और इसकी आज पहली क्लास है, ठीक है ना। और हम लोग इस सब्जेक्ट को बड़े प्रोसेस से बहुत स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, 5-6 मिनट का। और थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो BEE लगता तो बड़ा आसान है सबको, पढ़ते सब लोग हैं, सब लोग काफ़ी कॉलेज में सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग को, कुछ लोग को आसान लगता है, कुछ लोग लगता है कि अरे यार ये कैसा सब्जेक्ट है। मगर एक्चुअल आप लोग अगर देखने जाएंगे तो बड़े कम लोगों को इस सब्जेक्ट पे कमांड होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, या तो हम लोग को इसके जैसा बेसिक सब्जेक्ट जिसका नाम ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके जैसा बेसिक सब्जेक्ट भी हम लोग को काफ़ी टफ लगता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे कि सब्जेक्ट को हमको लेके कैसे चलना है, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, आपको कैसे करना है। ठीक है ना। नोट्स कैसे लिखना है, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर नोट्स या तो जैसा भी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो यार, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना, सबसे पहला मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, सिंपल 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यार आप पहले तो एक बात याद रखना कि आप इन 4 पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है ना। इन 4 पॉइंट्स को आप हमेशा दिमाग में रखना और ये याद रखना कि इन 4 पॉइंट्स के ही ऊपर आप पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कन्फाइंड बाउंड्री। ठीक है। कन्फाइंड बाउंड्री का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको आपको अपने अपने आप को बड़ा एक निर्धारित तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब आप सपोज दैट आप 2 क्लास यहाँ कर रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी तो आप 2-3 बुक पढ़ने लगे साथ में। ठीक है ना। पता चला कि कहीं कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन उठा के लगाने लग रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाना या तो कहीं भी पढ़ना, इधर उधर से पढ़ना, या तो किसी और का लेक्चर फॉलो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेक्चर किसी और का फॉलो नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है कि साइड बाय साइड अपने तरीके से कुछ सब्जेक्ट को लेके चलना, या तो साइड बाय साइड कोई बुक पढ़ना। अब BEE आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर अब लगिए कोई बुक पढ़ने अलग से थ्योरी की। ठीक है ना। तो वो सब काम नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमारा काम है कंपटीशन निकालना, हमको PhD नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च के लिए टाइम है। ठीक है ना। रिसर्च के लिए आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन करिएगा, उसके बाद रिसर्च करिएगा आराम से 5-6 साल, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। मगर अभी हमको क्या करना है, अभी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने का मतलब ये है, हमको समझना है चीज़ों को और उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। हमको टीचर नहीं बनना है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अब हम लोग जो है कि लगे हम लोग पढ़ाने। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि अब किसी चीज़ में इतना पढ़ने लगे, अब चार्ज के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन सोचने लगे, समझने लगे कि हम चार्ज के बारे में ही 2 महीना सोच रहे हैं। ठीक है ना। ऐसी अप्रोच एकदम बचिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। ठीक है ना। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग को किसी चीज़ को कितना पढ़ना है। ठीक है ना। तो मैं जितना पढ़ाऊंगा यहाँ पे उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मोर देन सफिशिएंट का मतलब कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, उतना मैं काफ़ी पढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इतना मत सोचिएगा कि हम कोई और किताब लगा, आपके क्वेश्चन एकदम लगेंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन एकदम लगेंगे आपके। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये है, पॉजिटिव एटीट्यूड या तो पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये है कि आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव या तो मोटिवेटेड रखना है। हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसा लगे कि क्या हो रहा है।
ठीक है ना। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को समझाता था, जब मैं क्लास लेता था अभी लॉकडाउन से पहले, अभी जो रिसेंट लॉकडाउन तो ये वाला हुआ है, ठीक है ना, कोचिंग वोचिंग को बंद किया गया है, तो उसमें मैं बताता था बच्चों को। मेरे यहाँ भी बच्चे आते थे तो बोलते कि सर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, 2 दिन 3 दिन में बच्चे चले आते थे। और मैं आपसे बताऊं कि देखिए, इस सब्जेक्ट को बहुत पेशेंस से सुनिएगा, बहुत पेशेंस से सुनिएगा, बहुत पेशेंस से समझिएगा, एक एक सवाल लगाइएगा, नहीं लगेगा दोबारा से पूछिएगा, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन क्लास किए और तीसरे दिन अरे हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसी एटीट्यूड मत रखिएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के साथ बने रहिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ बने रहिए, ठीक है ना। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मेरी क्लास पूरी अटेंड करते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा वालों की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा और आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है, जितना मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं जितना बोल रहा हूँ, अगर आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मतलब कि अपने आप में विश्वास रखना है, ठीक है ना। आपको ये जान के चलना है कि ठीक है, हमको आज नहीं समझ में आ रहा है, कल नहीं समझ में आ रहा है, परसों जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप डीमोटिवेटेड हो गए, एकदम आप ये सोचने लगे कि यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना, अब चलो नॉन टेक की तरफ तैयारी करने निकल जाओ, सब्जेक्ट ही चेंज कर लिए, ठीक है, आप लगे कहने कि अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों ले ली हमने, ठीक है ना। तो ऐसे वैसे ख्याल नहीं लाने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग है, बहुत से बच्चे इसको पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे, ठीक है ना, पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे, कुछ ने पहले पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो ये क्लास कर रहे होंगे, कुछ लोग रिवाइज करने के लिए पढ़ रहे होंगे, अलग अलग रीज़न है। मगर इतना याद रखिएगा कि अब आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना आए, ठीक है ना, आपको कोई चीज़ नहीं समझ, मतलब नया पता चले, यहाँ पे न्यू थिंग पता चली आपको, ऐसा नहीं सोचना कि हमने जो पहले पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, ठीक है ना, ऐसा मत करना। आप उस चीज़ को, जो चीज़ नया है आपको लगती है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलेगा। हालांकि मैं एक एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना, डेफिनेशन लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, या तो पहले समझाऊंगा डेफिनेशन लिखूंगा, वो मेरे ऊपर है, ठीक है ना, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका प्रैक्टिस। इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखिएगा, इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस, इसको मैंने इसीलिए रेड मार्कर से लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस आपकी रोज होनी चाहिए इस सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट ठीक मैथ्स की तरह है। मैथ्स में लोग बोलते हैं ना कि भाई जितना प्रैक्टिस किया उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है। सेम बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है। आप लोग से मैं बता देता हूँ, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आज भी नए नए क्वेश्चंस खोजता हूँ, और मैं आप लोग से बता दूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ी, आप हो सकता है कि आज केवीएल केसीएल बहुत अच्छा लगा पा रहे हैं, ओम्स लॉ सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ट्रांजिएंट एसी सब कुछ दिख रहा है, आप 2 महीने इस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, आपको सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोज़ अब 100 क्वेश्चन लगाने चले गए। जब सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ हेल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए। हेल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया, मैंने देखिए आपकी रिसोर्स भी कन्फाइंड कर दिए हैं। आपको जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दूंगा उसको आपको लगाना है सिंपली, और कुछ मत लगाने जाइएगा। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोग एक्चुअली सेलेक्ट और रिजेक्ट कराता है पेपर में, ठीक है ना। आप लोग किसी पेपर को तभी निकालेंगे जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी कमांड हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देखा, कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ गए, ठीक है ना, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चंस मेरे डिज़ाइन किए हुए होंगे, कुछ मैंने कहीं से अच्छे क्वेश्चन उठाए होंगे, तो ये एक मिक्स सेट होगा। मैं जो डेली बेसिस पे दूंगा आपको, जो टॉपिक आज पढ़ा है उस पर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, 10, 15, 20 जैसे भी होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं अपने सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा, टेलीग्राम पे नहीं शेयर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि यार टेलीग्राम मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप एक मैं बनाऊँगा, ठीक है। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, मगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या तो मेरा व्हाट्सएप क्या नंबर है, मैं आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर भी अपना लिख देता हूँ, 7081780780। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम सूर्यांश मिश्रा है, ठीक है ना। मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके बारे में किसी दिन आराम से बात कर लेंगे, ठीक है ना। बस इतना जान लीजिए कि मैं बीटेक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। मैंने जेईई मेंस निकाला है अपने टाइम पे, और मैं 2 बार गेट क्वालिफाइड भी हूँ, ठीक है ना।
और अभी IES की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, मेरे बारे में तो आराम से जान सकते हैं, टाइम है। मगर इतना जान लीजिए कि ये जो सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है ना, ये मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्वेश्चन दूंगा जो मेरी क्लासेज रोज़ अटेंड कर रहे हैं, प्लस मेरे पास एनरोल हो रहे हैं। एनरोल होने का मतलब कि मेरे बैच में एडमिशन ले रहे हैं। अब एडमिशन लेने का क्या है, अभी मैं शुरू में क्लासेस फ्री रखा हूँ, ठीक है ना। शुरू में मैं 4-5 क्लास, 4 to 5 क्लास में फ्री दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। 4 to 5 क्लासेस में फ्री दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, किस तरह बढ़ाना है या क्या फ़ीस रखी जाएगी, मैं फ़ीस बहुत मिनिमम रखूँगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम रखूँगा, टेंशन मत लीजिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि फ़ीस किस हिसाब से होनी चाहिए। बस इतना जान लीजिए, जितना जो भी चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से मैं कम ही रखूँगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। खैर फ़ीस से आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप 4-5 क्लास का आप डेमो लीजिए। डेमो इन द सेंस कि समझिए, सब्जेक्ट को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठ पा रही है, हाँ ठीक है, पढ़ने का तरीका सही है, या तो पढ़ाने का सर का क्वेश्चन वोश्चन हो रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है ना। उसके बिहाफ पे फिर आप क्या करिएगा कि मेरी क्लास में एडमिशन ले लेगा, ठीक है ना। तो सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो मेरी क्लास में एडमिशन लेंगे। एडमिशन इन द सेंस कि आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे चल के ये जो यूट्यूब लेक्चर हैं ये मैं प्राइवेट करूँगा, इन द सेंस कि मैं उन्हीं बच्चों को एक्सेस करने दूंगा जो एनरोल होंगे मेरे बैच में, ठीक है ना। तो ये सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। मैं क्वेश्चन जो है ना, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग शायद उस तरह के क्वेश्चन अपने लेवल पे नहीं देखे होंगे, बहुत टफ नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत कुछ बड़ा क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये ग्रुप जो है मैं ये डिज़ाइन करूँगा, ये ग्रुप बनाऊँगा, और ये मेरा नंबर है जिसको लिखना होगा। इस पर आप मेरे पास मैसेज करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ सर हम लोग एनरोल करना चाहते हैं, या तो बता सकते हैं मेरे से कि हाँ सर कहते हैं कि हम लोग को आगे देखना है, ठीक है ना, आगे हम लोग को एनरोल होना है, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट टाइम दीजिएगा मेरे को। तो अब हम लोग, ये हो गई स्ट्रेटजी सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक है ना, समझ में आ गया। जो मैं काम दे रहा हूँ उसको डेली बेसिस पे करिएगा। काम कल के लिए मत छोड़िएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो आज क्वेश्चन दिए वो आप कभी और करने जा रहे हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन आज ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब देर ना करते हुए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ये रब कर दे रहा हूँ, मैं ऊपर खाली BEE छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यार देखो, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि ये BEE सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। मैं कहने जा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, ये इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। बहुत से लोग आप लोग में से जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते मैं उनको भी बता देता हूँ इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारे पास मोटिव क्या है कि ये सब्जेक्ट हम लोग को नॉलेज देता है, हम लोग को बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। उन इक्विपमेंट्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। उन इक्विपमेंट्स को या तो उन डिवाइसेस को, उन मशीन्स को, ठीक है ना, हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्शन के बाद हमको क्या क्या पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जो हम उन कनेक्शन करने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं। उन पैरामीटर्स का नाम क्या क्या है, चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी, ठीक है। चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी। देखिए, यही 5 चीज़ें जो हैं, यही 5 चीज़ें हैं, इन्हीं पर आधारित है हमारा पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कभी आपको चार्ज, कभी वोल्टेज, करंट, कभी इन दोनों का रेशियो, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर रजिस्टर क्यों नहीं लिखे। रजिस्टर जो है ना, वो सब बिना वोल्टेज, करंट और जाने नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, रजिस्टर का क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है ना। पर इतना अभी जान लीजिए कि चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इन्हीं 5 के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम लोग इंपॉर्टेंस क्या लिख सकते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड the
इंटर कनेक्शन ऑफ, ठीक है, आई होप हम आप लोग को दिख रहा होगा मेरी राइटिंग, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही नोट्स लिखूंगा, इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल equipments and helps to find values of किसके वैल्यूज, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज, और किसकी वैल्यू मैंने अभी लिखा था, वोल्टेज, ठीक है, और किसकी, करंट, और किसकी, पावर, और किसकी, एनर्जी, ठीक है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, सिंपल, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बाद आप लोग या तो यहाँ पर आप लोग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप चाहिए, ठीक है ना, एंड हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एंड हेल्प्स अस, यहाँ पे एस छूट गया है, ठीक है, अस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, कि ये हमको हेल्प करता है किसी भी सर्किट का इंटरकनेक्शन, या तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन कैसे हुआ है उसके बारे में जानने में हेल्प करता है, और हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी, इनकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल पाएँ, किस पे निकाल पाएँ, एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग पॉइंट में, ठीक है ना। अब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से अपने घर से और सब स्टेशन तक एक लाइन बिछा दी, ठीक है ना, वहाँ से लाइन आ रही है, ट्रांसमिशन लाइन है, आपके घर में बिजली आ रही है। अब आपसे मैंने क्या किया, आपने क्या किया है, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हेल्प करेगा आपके घर से लेके सब स्टेशन तक, ठीक है, आपने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे अगर मैं कह दूँ कि चलो भाई अपने घर से 2 मीटर दूर पोटेंशियल निकाल के बता दो हमको, पोटेंशियल इन द सेंस वोल्टेज निकाल के बता दो उस ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है ना, तो आपको उसमें हेल्प करेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, वोल्टेज, करंट, चार्ज, पावर, ठीक है ना, इनको निकालने में आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंस है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो आई होप ये आप लोग लिख पाए होंगे, ठीक है ना, पूरा लिख लिए होंगे, मैं इसको रब करता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमको इन 5 क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है कि ये है क्या, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्या लिखा था, चार्ज, ठीक है। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे चार्ज क्या है, कई लोग पढ़े होंगे, आप लोग अलग अलग डेफिनेशन पढ़े होंगे चार्ज के बारे में कि सर चार्ज पॉजिटिव होता है, सर नेगेटिव होता है, मगर कोई हो सकता है कि बहुत कम लोग हो आप लोग में से जो ये बता पाएँ चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। तो चार्ज की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है ना। इट इज़ वेरी बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट कि ये बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, सबसे बेसिक का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, सबसे छोटे यूनिट, एक तरह से यूनिट ना कह के इसको बोलेंगे कि सबसे बेसिक, कि मतलब चार्ज नहीं पढ़ा तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना बेकार है, कहने का मतलब यही है। सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है ये, इट इज़ वेरी बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबसे बेसिक क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सॉरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट इसका क्या है, अब चार्ज की हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, चार्ज होता क्या है, चार्ज एक्चुअली क्या बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है किसी भी एटम की, ठीक है ना,
तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। ठीक है, एनी एटम। एक्चुअली में चार्ज किसी भी एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है। किसी भी चार्ज जो है किसी भी एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। अब देखिए, चार्ज डेवलप क्यों होता है, चार्ज क्यों आता है, चार्ज किस वजह से आता है। चार्ज इज डेवलप्ड चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा कब डेवलप होगा, जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र होंगे, ना कि प्रोटॉन्स। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, बहुत लोग कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन की वजह से आता है। ठीक है ना, प्रोटॉन के ट्रांसफ़र की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं। हमेशा चार्ज किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र। अभी मैं इसके आगे बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मगर अभी बस इतना याद रखिए कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि ये बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, सबसे बेसिक क्वांटिटी है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट की। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या है, चार्ज अगर आपसे कभी डिफाइन करने को बोल दिया तो चार्ज आपको क्या बोलना है कि वो आपकी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है आपकी किसी भी एटम की। ठीक है ना, एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब चार्ज कैसे बनता है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र होगा तभी आपका चार्ज डेवलप होगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से, आप लोग सबको पता होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सिंपली चार्ज आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इतना लिख लिए होंगे, हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद बहुत सिंपल है ये, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जितना लिखवा दिया आप उसको समझिए। ठीक है, मैं उसको हिंदी में भी समझा दिया हूँ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ के रखिएगा कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका चार्ज कितना डेवलप हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना डेवलप होता है, वही आपका क्या बताता है, यूनिट बताता है। ठीक है ना। एक्चुअली किसी भी चीज़ को यूनिट में बोलने का मतलब क्या है कि सबसे छोटी से छोटी इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है ना, एक। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज जो आप लोग डेवलप कर सकते हैं या तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कूलम। उसी को कूलम में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब कहते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज इसी के आगे लिख देता हूँ। यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी।
ठीक है, यही यूनिट होती है आपके चार्ज की। चार्ज का कभी भी आप लोग को यूनिट पूछा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि अगर आपने इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, if one electron is transferred from one body to another body then कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे तो कितना चार्ज हो जाएगा डेवलप, इलेक्ट्रॉन इस वजह से नेगेटिव चार्ज 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में कितना आपका चार्ज डेवलप हो रहा है, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, माइनस इतना याद रखिएगा। क्यों, आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये माइनस मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को सिग्निफाई कर रहा हूँ। अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, ठीक है, इतना लिख लेंगे आप लोग। अब मैं आगे चलता हूँ। अब हम लोग आते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पीछे कहानी बोली है, ठीक है ना। एक मैंने हाइड्रोजन एटम लिया है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, या तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक ही शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चलिए आपने हाइड्रोजन एटम बनाया, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसी में प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो रिवॉल्व कर रहा होता है। अब सुनो, अब एक बात आपने बहुत पहले केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि कभी भी कोई भी एटम जो होता है ना, वो अगर न्यूट्रल स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उस समय पे क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उस समय पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और वही क्या होता है आपका, ठीक है ना, वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ज़्यादा इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं, बस इतना जानिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सपोज दैट मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बाहर से अपने तरफ से क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, उठा के इस हाइड्रोजन एटम में अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब इसके इस शेल में मैंने डाल दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले तो एक था, अब मैंने इसके पास डाला हुआ है तो कितना होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी मैंने ये क्या लिखा हुआ है कि अगर एटम जो है न्यूट्रल स्टेट में, मतलब इसके पहले जो वाला स्टेट था न्यूट्रल स्टेट था, आराम से एटम अपना पड़ा हुआ था, उस समय पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, ठीक है ना। अब मैंने अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्या किया है, इसमें ट्रांसफर कर दिया है, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्रांसफर आपने 1 किया है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 2 हो गए, अब क्या ये एटम आपका न्यूट्रल, ये आपका ये जो एटम है वो क्या न्यूट्रल स्टेट में रह पाएगा, क्या स्टेबल रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। अब ये एटम जो है स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने अपने तरफ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अब क्या इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन को आपने छेड़छानी नहीं की है, प्रोटॉन को नहीं निकाला और डाला है। वैसे भी बहुत मुश्किल है प्रोटॉन को निकालना, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, तो प्रोटॉन को निकालना तो आसान नहीं है, और मैंने प्रोटॉन को तो छेड़ा नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की वजह से मेरा क्या हुआ है कि आपके जो पहले जो इसमें न्यूट्रलिटी बन रही थी कि मतलब दोनों बराबर था, तो कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा था, ठीक है ना, न्यूट्रल स्टेट में था। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा, H नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। समझ में आ रहा है, मैंने नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से इंसर्ट करके। इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से इंसर्ट किया, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करने का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब कहते हैं, जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अपने न्यूट्रल स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो, ठीक है ना, तो उसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। अब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दोबारा से वैसे ही बना देते हैं, ये वाली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। चलिए दोबारा से बनाते हैं। अब क्या था, वही पुराना वाला किस्सा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, वो घूम रहा था अपने आराम से। अब आपने क्या किया ना, बड़े ताकत का फोर्स लगा के क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या किया, उड़ा ले गए आप, उड़ा के ले गए, निकाल लिए। पहले क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। अब आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन उसके निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन जो था बचा हुआ बेचारे के पास, वो भी निकाल दिया आपने। तो इस समय क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में अब निकालने के बाद, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में निकालने के बाद कौन ज़्यादा होगा, आप लोग बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात। पहले क्या थी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, आपने प्रोटॉन के ऊपर कोई छिड़खानी नहीं की है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आपने प्रोटॉन के ऊपर कोई भी छिड़खानी नहीं की है, प्रोटॉन के ऊपर कोई भी छिड़कानी नहीं की है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए। तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये किस वजह से हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि कमी, ठीक है ना। पहले वाले केस में आपने अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डाला था, दूसरे वाले केस में आपने क्या किया है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो सिंपली बस आपको मैं ये एग्जांपल बना लीजिएगा, आप लोग बना भी चुके होंगे। मैं आप लोग को बस यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि देखो यार, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। प्रोटॉन तो कभी मूव ही नहीं करता है, प्रोटॉन तो आपका क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर होता है और वो न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है, और इसलिए उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है मूव करने की, ठीक है ना, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है मूव करने की। आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के या तो घटा के ही आप लोग चार्ज डेवलप कर पा रहे हैं। तो आपने जो टाइप ऑफ चार्ज जो आपने पढ़ा था अभी, सबसे पहला कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एनी एटम इज said to be positive charge, any atom is said to be positive charge when there is deficiency of electron in that atom। मतलब कि किसी भी एटम को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे, जब आपने उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी है, जब आपने उसमें क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की क्या किया है, इसमें कमी, इलेक्ट्रॉन की आपने क्या किया है, उसमें कमी कर दी है, ठीक है ना। तब आप भी किसी एटम को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज वैसे डेवलप करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट,
नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज कब बोलते हैं? बस वही सिंपल वाली चीज़ जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। एनी एटम इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज एक्सेस मतलब अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। समझ रहे हैं ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब सिंपल आपने पीछे बना भी लिया, उसको एग्जांपल के तौर पे बना भी लीजिएगा कॉपी में, ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाना। और आपने क्या किया कि किसी भी एटम को आप नेगेटिव चार्ज कब बोल सकते हैं? जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसके अंदर, ठीक है ना। आपने बाहर से लाके उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिया, न्यूट्रल स्टेट में नहीं, ठीक है ना, न्यूट्रल स्टेट में नहीं। न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इतना याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। वो मैंने पीछे लिख भी दिया था, ठीक है ना। तो सिंपल ये आपका चार्ज के बारे में था, चार्ज के बारे में था। अब हम लोग क्या करेंगे? चार्ज से जुड़ा हुआ एक हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, जो आप लोग अपने अपने लेवल पे पढ़ भी चुके होंगे। इम्पॉर्टेंट लॉ, क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपली यही बोलता है कि वी कैनॉट, अभी मैं इसके बारे में समझा भी दूंगा, ठीक है ना। वी कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, एनी चार्ज, ठीक है ना। वी कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी चार्ज, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी थोड़ी सही सी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ठीक है ना। पहला चीज़ क्या बोलता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये बोलता है कि भाई चार्ज को आप ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको तोड़ सकते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि चार्ज को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, आपके पास ऐसी पावर नहीं है, ठीक है ना, आपके पास ऐसी पावर नहीं। मगर चार्ज के साथ फिर क्या किया जा सकता है? इट कैन बी, अभी आप लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? चार्ज के साथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि चार्ज को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या बता सकते हैं कि फिर चार्ज के साथ क्या कर सकते हैं? चार्ज को, हाँ, हम लोग चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अपने तरफ से उठा के कहीं किसी बॉडी में चार्ज भर दिया, तो उस बॉडी से चार्ज निकाल, मतलब चार्ज इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, ठीक है ना, निकाल के आप दूसरे जगह रख दिए, ठीक है ना। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज से रिलेटेड एक लॉ था, तो मैंने उसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का चार्ज ख़त्म होता है कि चार्ज के बारे में इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमको जानना, ठीक है ना, इतनी चीज़ हमको इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा इसके आगे,
ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए एक बार में, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, क्योंकि हमने थोड़ा शुरू में डिस्कशन कर लिया था स्ट्रैटेजी के बारे में, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि मैं एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ लास्ट में, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सबके लिए है आज के इतने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 बॉडी है ए और बी, ठीक है ना, 2 बॉडीज़ हैं ए और बी, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, मैंने इंफॉर्मेशन दी है इफ़ 10 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी नहीं, बॉडी ए टू बॉडी बी, ठीक है ना, बॉडी बी, then what is the charge developed on body A and body B, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मेरे को लगता है जिसने आज मेरी क्लास अच्छे से सुनी होगी, और हाँ, कभी भी मैं जब क्वेश्चन दूं एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्लीज़ क्वेश्चन को एकदम से ही लगाना मत शुरू कर दीजिएगा। अगर आप कहीं भी फंसिएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो मेरे पास मैसेज करने से पहले या तो सॉल्यूशन का इंतज़ार करने से पहले आप एक बार अपने नोट्स को, ठीक है ना, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नोट्स को इन द सेंस मैंने जितना आज पढ़ाया है ना, उतना अगर जिसने दोबारा पढ़ लिया या समझ लिया और अच्छे से, आप मन करेगा तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा जो भी मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैंने कोई डाउट का तो स्कोप नहीं छोड़ा है, उसमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उतने से ये इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को पहले से कुछ आना चाहिए। जो मैंने आज पढ़ाया है, मैंने उसी के बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अब आंसर इसका क्या है, मैं इसका आंसर अगले क्लास में बता दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि भाई आपका आंसर क्या है, बॉडी ए पे कितना चार्ज है, बॉडी बी पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। ये जरूर मेंशन कर देना, बॉडी ए बॉडी बी पे कितना चार्ज है, प्लस कितना माइनस कितना, वो मैं नहीं जानता, वो आप लोग अपने तरीके से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और अगला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। और फिलहाल इतना पढ़िए, ठीक है, और बाकी हार्ड वर्क करते रहिए। टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, सबको पता है कि प्रॉब्लम्स है हर जगह, मगर इतना इसको एज अ मोटिवेशन की तरह लीजिए कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो, जो आने वाला एग्ज़ाम हो कोई 20 दिन 25 दिन बाद, मगर अब वो एग्ज़ाम्स टल गए हैं, तो आपके पास अब अच्छा खासा टाइम मिल गया है ना, ठीक है। तो सिलेबस को कंप्लीट करिए, वर्क हार्ड करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका आंसर ज़रूर आप लोग निकालिएगा। टिल देन गुड बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर हेल्पफुल है उनके लिए, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को ही बता दीजिएगा, ठीक है ना। टिल देन ओके, गुड नाइट।